नमस्कार, आपका परिचय। मैं एमएल यादव, पर्यवेक्षक शाखा खमरिया। कितनी समिति हैं सर आपके यहाँ पर? 8 समितियां हैं। सर किस तरह की खरीदी चल रही है, किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं आप लोग? अपने 8 समितियों में 14 उपार्जन केंद्र हैं जी और उसमें सभी जगह खरीदी का कार्य चालू है शासन के निर्देश अनुसार। जी। इस बार अगर मैं जिले की बात करूं तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है परिवहन को लेकर। आपकी इस ब्रांच में जो उपार्जन केंद्र है वहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं परिवहन को लेकर? हमारे जो शाखा अंतर्गत 8 समितियां हैं जी और जो 14 उपार्जन केंद्र है उसमें धान का जो परिवहन है वो कुछ समितियों में तो 50% लगभग हुआ है, जी लेकिन अधिकांश जो उपार्जन केंद्र हैं उनमें 50% से कम हुआ है ना, धीमी गति से परिवहन हुआ। और परिवहन जो है वो खरीदी दिनांक से काफ़ी दिनों बाद प्रारंभ हुआ, जी जिससे क्या है हमारा धान काफ़ी दिनों तक अपने खरीदी केंद्र में रहा, जबकि वह धान भंडारण केंद्र में जमा हो जाना चाहिए था। और अधिक समय तक धान रहने से धान में सुखाड़ आने की संभावना बनी रहती है, जिससे समितियों को नुकसान होने का भय होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि क्राइटेरिया है कि 72 घंटे में होना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति हो जाती है कि महीने भर भी हो जाता है तो परिवहन नहीं हो पाता और शॉर्टेज की समस्या आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को लेकर व्यवस्था बनाने के लिए जो उच्चाधिकारियों से आपने बात की होगी तो क्या रिप्लाई आ रहा है उनका? इस संबंध में हम जिला विपणन अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं समय समय पे जी कि सर हमारे जो उपार्जन केंद्र में धान खरीदी स्टॉक है जी आप उसका तत्काल परिवहन कराएं, जी जिससे हमारी समितियों को जो सुखद से जो हानि होती है जी उससे हमको उस समस्या से हमको छुटकारा मिले और हमारे समितियों को किसी प्रकार की हानि ना हो। यादव जी, कई जगह बारदाने को लेकर भी बड़ी विषमताएं देखने को मिल रही है, कटे फटे पुराने बारदाने, और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी होती हैं इससे। कई बार पता चला कि आपने तौल करा ली और वहां से धान निकल गया, तो ऐसी स्थिति बन रही है। आपके यहाँ भी क्या ऐसी समस्याएं हुई? हाँ है ना, पूरे 14 केंद्रों में पुराने बारदाने मिले जी और उसमें अधिकांश 50% के लगभग बारदाने तो बहुत ही खराब हालत में थे, जी जिसको हमने पुनः अपना मजदूर लगा के सिलाई करके जो जाने लायक स्थिति है उसमें भी हमने सिलाई बुनाई करके उसको उपयोग में लिया है, किंतु स्थिति जो है वो खराब ही है उसकी। जी जिससे क्या है हमारे खरीदी केंद्र में भी धान इधर उधर गिर जाता फटे बोरे होने के कारण। जी तो जो हम नाप लेते हैं उसके बाद उसमें से फटने के कारण गिर जाता है, जिससे भी कमियों का उसमें होता है कि कभी भाई अपन ने 40 किलो 800 ग्राम लिए या 700 ग्राम जो लिए तो उसमें से 100-200 ग्राम ऐसे ही गिर जाता है, जी जो फटे बोरे होते हैं उससे नुकसान होता है। बिल्कुल जी। अभी भुगतान को लेकर क्या विषमताएं हैं? क्योंकि पिछले बार तो काफ़ी जल्दी प्रक्रिया थी, सिस्टम से हो रहा था। इस बार काफ़ी दिन हो गए, भुगतान नहीं हो रहा। इसको लेकर क्या आदेश हैं, क्या मार्गदर्शन ऊपर से? अभी शासन के द्वारा जो धान परिवहन हो गया है जी उसका शासन ने भुगतान प्रक्रिया चालू कर दिया है जी और किसानों को पैसा जिनका धान जाकर के स्वीकृति पत्र तैयार हो गया, सरकार की ओर से पैसा उनके खाते में डाल दिया गया है जी। और बैंक के माध्यम से हम उनको भुगतान करना चालू कर दिए। प्रासंगिक व्यय के मसले को लेकर भी आप चर्चा के दौरान बता रहे थे। क्या कई बार ऐसा होता है कि समितियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, जो एक जो तरीका अपनाना चाहिए सरकार को वो नहीं अपना पाती? इस संबंध में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, प्रासंगिक व्यय का ऐसा है कि अभी जो मजदूर वर्ग है जी वो हमारे को सरकार से जो निर्धारित मापदंड में जो हमको प्रासंगिक व्यय खर्च करने का जो निर्देश मिलता है जी उसके अतिरिक्त हमको मजदूरों को भुगतान करना पड़ता है। जी आज के समय में मजदूर जो है वो कम दर पे काम करना नहीं चाहता, जी फिर हमें काम कराने के ऊपर से निर्देश रहते हैं और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जी कि जो खरीदी है वो समय पे हो, किसान को सहूलियत हो, जी इस उद्देश्य से हम उसमें अपना जो अतिरिक्त अगर लगता है तो फिर वो भी लगा करके हम कार्य को समाप्त करते हैं, उसका संचालन करते हैं। इस प्रकार से प्रासंगिक व्यय बाद में मिलता है, पहले समिति की ओर से भुगतान करना पड़ता है। कई समितियाँ जिले में ऐसे हैं जिनके पास पैसों की बाहरी दिक्कत होती है और वो मजदूरों का भुगतान करने में भी काफ़ी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी तो ऐसा है कि जो प्रासंगिक व्यय है वो समय समय पे खरीदी के हिसाब से शासन के द्वारा जीआईटी के माध्यम से भुगतान होता है, वो भी अगर
समितियों के खाते में जमा हो जाए जी। तो भुगतान करने में काफ़ी सरलता होगी। एक आखिरी सवाल यादव जी, सेवा सहकारी समिति जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की जो है महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करता है, लेकिन अक्सर ये मांगे उठती हैं और ये देखा भी जाता है कि अधिकारी कर्मचारी की जो है सीमित अधिकार हैं, जो अन्य विभागों की तुलना की जाए तो उनको चाहे वो पेंशन, अनुकंपा या टीएडी दूसरी सुविधाएं नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम इसके लिए तो हमारे जो सरकार है जी उसको हमारे बारे में सोचना चाहिए जी और हमारे कर्मचारी जो समय बेसमय जो काम करते हैं जी उनका एक तो बीमा हो जी और उनको एक निधि के रूप में, फंड के रूप में उनको कुछ उनके लिए ऐसा फंड बनाया जाए जिससे कि कभी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटे तो उस फंड से उससे हमारे अपने कर्मचारियों का अपने सहयोग प्रदान कर सकें। हमारे उनके परिवार के लिए अनुग्रहित राशि जो है उस सहकारी संस्था की ओर से उस हमारे कर्मचारी को मिले, ऐसी अपेक्षा हम शासन से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।